हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता के अंतर्गत जो हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं उसी में हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, और बिना स्किप किए आप ज़रूर क्लास को वॉच करते रहिएगा। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट क्लासेस आपको लगातार देखने को मिलेंगे और एक बेहतरीन प्रिपरेशन की ओर आपके ये जो एग्ज़ाम तक आप एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई है प्रैक्टिस सेट की, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसमें था कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये जो इसके जो रचनाकार थे, धर्मवीर और रुद्र राक्षस, ये मुद्रा राक्षस या धूमिल या प्रेमचंद। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था धर्मवीर। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया था। आज हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास भी हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की रहेगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वो एक सीक्वेंस के साथ कौन सा सही है, जैसे कबीर है, हिंदी साहित्य की भूमिका है और सूर साहित्य है। ठीक है, तो इसमें जो सही सीक्वेंस है दोस्तों, तो इसमें सूर साहित्य दोस्तों सबसे पहला ग्रंथ है उनका, उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका ये दूसरा ग्रंथ है, और तीसरा कबीर है, और ये जो है हिंदी साहित्य है चौथा। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ये सीक्वेंस के हिसाब से बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो निठल्ले की डायरी नामक जो हास्य व्यंग्य है, एक निबंध है, उसके संग्रह के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास या रविंद्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों, ये जो निठल्ले की डायरी नामक जो एक निबंध है और ये निबंध संग्रह किस लेखक का है, ये पूछा गया है। तो ये जो लेखन कार्य किया है दोस्तों वो किया गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आप अगर एग्जाम पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, हरिशंकर परसाई का ये है। हमने जो प्रीवियस पेपर देखे हुए हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, वो सारे में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आप बिना स्किप के वीडियो को जरूर देखते रहिएगा और प्रत्येक चीज़ को अपना नोट्स के तौर पर जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो निठल्ले की डायरी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? अब देखिए, हरिशंकर परसाई की ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, एग्जाम में एक ही टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन एक साथ लगातार भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन रखा गया है, जैसे हरिशंकर परसाई की कौन सी नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो अगर इसमें देखें तो भूत के पाँव, ये इनका इम्पोर्टेंट रचना रही है, व्यंग्य रचना रही है। निठल्ले की डायरी भी इनकी रचना है और बारात की वापसी भी इनकी रचना के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर कौन सी व्यंग्य रचना इतिहास जो हरिशंकर परसाई की नहीं है वो है नेताजी कहिन। ठीक है, नेताजी कहिन जो है ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीन के तीन आप इसको नोट कर लीजिएगा। और भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी, ये तीनों के तीनों हरिशंकर परसाई की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन हैं? तो स्मृति की रेखाएं नामक जो रेखांकन है उसके रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्मृति की रेखाएं के रचनाकार कौन हैं? तो स्मृति की रेखाएं जो रचनाकार हैं वो हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है दोस्तों स्मृति की रेखाएं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो इनमें से विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? आप जरूर ऑप्शन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कौन जीता कौन हारा, या हंसते निर्झर दहकती भट्टी,
या कालका का सत्य या जन समाज और संस्कृति। तो इसमें से विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत कौन सा है दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हस्ते निर्झर दहकती भट्टी। ठीक है, तो हस्ते निर्झर दहकती भट्टी ये जो है विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादंबरी नामक जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग या उषा प्रियमवदा या मन्नु भंडारी या अलका सरावगी। तो शेष कादंबरी नामक जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका जो है दोस्तों वह है अलका सरावगी। ठीक है, तो शेष कादंबरी जो उपन्यास लिखी गई है वो अलका सरावगी के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में कौन नहीं है? तो हिंदी के जो आरंभिक उपन्यासकार हैं उनमें कौन नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन है श्रीनिवास दास या देवकीनंदन खत्री, राहुल सांकृत्यायन या लज्जाराम शर्मा। तो हिंदी के जो आरंभिक उपन्यासकार हैं उनमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो श्रीनिवास दास हैं दोस्तों वो भी हिंदी के आरंभिक उपन्यासकार रहे हैं, और इसके अलावा देवकीनंदन खत्री इनको भी हिंदी का आरंभिक उपन्यासकार के तौर पे जाना जाता है। साथ ही लज्जाराम शर्मा जो है दोस्तों ये भी हिंदी के आरंभिक उपन्यासकार हैं। तो इसमें जो राहुल सांकृत्यायन हैं दोस्तों वो जो है आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं जाने जाते हैं। तो ये 3 के 3 सही हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और इसका जो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्योंकि नहीं पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग राहुल सांकृत्यायन जो है आरंभिक उपन्यासकार नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव साधना नाटक है। तो शिव साधना नाटक है किसका है? प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का या उदय शंकर भट्ट का। तो साधना नामक जो नाटक है वो किसका है दोस्तों? ये है हरिकृष्ण का। किसका है? हरिकृष्ण का नाटक है दोस्तों शिव साधना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नामक नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो मुद्रा राक्षस की का जो नाटक है ये तिलचट्टा के नाम से, तो उसमें तिलचट्टा जो है किसका प्रतीक है, यानी कि किस चीज़ का प्रतीक है? तो ऑप्शन है यौन कुंठाओं का या मानव मन की पाश्विक प्रवृत्तियों का या अधिकारी वर्ग का स्वार्थ पर परता और क्रूरता का या समाजव्यापी संत्रास का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दोस्तों जो मुद्रा राक्षस के में जो तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका प्रतीक है? तो वो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों यौन कुंठाओं को। ठीक है, यौन कुंठाओं को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पर तिलचट्टा वहाँ पर प्रतीक के तौर पे माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों, क्योंकि ये भी आपको प्रीवियस पेपरों में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, फंदी घरौदा या अरे मायावी सरोवर। तो शंकर शेष द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? तो इसमें जो देखें अगर शंकर शेष द्वारा रचित नाटक जो नहीं है वो है कोर्ट मार्शल, ये शंकर शेष का नहीं है। बाकी अन्य जो है एक और द्रोणाचार्य, फंदी घरौंदा और साथ में अरे मायावी सरोवर, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है दोस्तों शंकर शेष की नाटक हैं। ठीक है, उनके द्वारा रचित हैं, इनको आप याद रखिएगा। एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर और फंदी घरौंदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इसका सही हो गया, क्योंकि कोर्ट मार्शल जो है शंकर शेष द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें से कौन सा अनुक्रम सही है ये हमें बताना है। जैसे यहाँ पर दिया है प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और सज्जन, ये 4 दिए, इनमें से सही अनुक्रम बताना है, यानी कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो अगर सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले नंबर आता है सज्जन, उसके बाद आता है दोस्तों प्रायश्चित सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पर आता है चंद्रगुप्त,
और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों ध्रुव स्वामिनी। ये क्वेश्चन हम पहले आपने जो है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत पहली क्लासों में करा भी चुके हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा रिपीटेड में रखना भी होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर देखें तो सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों 92। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो किसकी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी मे या राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा जो रचना है दोस्तों किसकी है? वह है राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो हिंदी में जो रिपोर्टाज की परंपरा है किस रचना से आरंभ होती है? ऑप्शन है लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल या स्वराज्य भवन। तो जो रिपोर्टाज जहाँ से बनने शुरू हुए थे वो रिपोर्टाज की प्रक्रिया जो है आरंभ किससे होती है? पहली स्टार्टिंग किससे हुई थी? तो यहाँ पर है दोस्तों लक्ष्मीपुरा। तो हिंदी में जो रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ हुई है वो हुई है लक्ष्मीपुरा नामक जो है रचना से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्राह्मण के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण के संपादक कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण नामक जो रचना है इसके संपादन किसने किया था? तो किया गया था प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई कविता। नई कविता नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन आरंभ कब हुआ था? तो नई कविता नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन आरंभ कब हुआ था? 1953 में या 1954 में, 1955 में या 1956 में? तो नई कविता जो पत्रिका है उसका प्रकाशन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था सन 1954 में। तो 1954 में दोस्तों नई पत्रिका नामक का प्रकाशन हुआ था। नई कविता नामक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन हुआ था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रारंभ प्रकाशित होती थी? तो प्रसिद्ध जो साहित्यिक पत्रिका है कल्पना वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई या हैदराबाद। तो प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका जो है कल्पना इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था दोस्तों आपका हैदराबाद से, ठीक है। तो हैदराबाद से इस पत्रिका का प्रकाशन प्रकाशित होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर या मुक्तिबोध। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध संग्रह है ये किसका है दोस्तों? ये है आपका दिनकर का। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र बंधों में नहीं है? तो इनमें से कौन से मिश्र बंधों में काउंट नहीं होते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्णदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो मिश्र बंधों में काउंट नहीं होते हैं वो कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं ये मिश्र बंधों में शामिल नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज जो सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं दोस्तों, और इसके अलावा गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र हैं। तो ये मिश्र बंधुओं की लिस्ट में आते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देवराज कृत छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो देवराज द्वारा जो रचना थी जिसका नाम है छायावाद का पतन ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1948, 1940, 1950 या 1960? तो ये जो छाया इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों किस वर्ष से प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आपके 1948 में, 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छायावाद का पतन जो प्रकाशन हुआ था, जिसको देवराज द्वारा जो रचना है वो 1948 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन हैं? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन है? ऑप्शन है नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, नागेंद्र या दिनकर। तो हिंदी के विकास में जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का योग, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन इसका जो सही होगा दोस्तों वह है नामवर सिंह। नामवर सिंह दोस्तों हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द और स्मृति किसकी कृति है? तो शब्द और स्मृति किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा या मलयज या अशोक वाजपेयी। तो शब्द और स्मृति जो कृति है वो किसकी है दोस्तों? ये है निर्मल वर्मा की। ठीक है, शब्द और स्मृति जो रचना है वो किसकी है? निर्मल वर्मा की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन हैं? तो छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद, रमेश चंद्र शाह या प्रसाद। तो छायावाद की प्रासंगिकता के जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह हैं छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रसवादी आलोचक हैं? तो इनमें से निम्न में से कौन रसवादी आलोचक हैं ये पूछा गया है। जैसे आपके पास है अशोक वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या अज्ञे। तो रसवादी आलोचक के तौर पे किन्हें जाना जाता है? तो रसवादी आलोचक के रूप में है डॉक्टर नगेंद्र। इनको रसवादी आलोचक के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो कबीर जो है एक कृति है आलोचनात्मक, जो हमारे इससे पहले क्वेश्चनों में आ चुका है। तो वो किसके आलोचनात्मक कृति है दोस्तों? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या रघुवंश। तो किसकी आलोचनात्मक कृति है दोस्तों? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार ऐसी क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों ने अभी भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन सेक्शन में जाके जो है मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत आसान से कॉस्ट में मेंबरशिप रखी गई है। आप महंगे महंगे कोर्सेज खरीद रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मेंबरशिप अगर आप मिस करते हैं दोस्तों तो आपकी प्रैक्टिस सेट जो है चूक जाएगी, और आप जो है फिर इसको जो है ज़रूर आपको यहाँ से क्लासेस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, और जहाँ पर आपको फिर बहुत लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये मौका ना गवाइएगा, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ज़रूर इन्हें जो है चैनल को ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको लगातार क्लासेस देखने को मिल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मेंबरशिप ले चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किस आलोचक को सौष्ठववादी या सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? तो यहाँ पर वर्ड है सौष्ठववादी और सौंदर्यवादी। तो इस आलोचक के रूप में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह। और तो इसमें से क्या है जिनको सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी और सौंदर्यवादी आलोचक के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता कृत समय देवता की विधा क्या है? तो समय देवता की विद्या है ये, नरेश मेहता कृत क्या है? तो ये समय देवता की विधा कौन सी विधा है? तो ये बताना है, उपन्यास है, कविता है, संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत है। तो दोस्तों अगर इसको देखें तो ये एक कविता है, समय देवता। ठीक है, तो ये किस प्रकार की विधा है? ये एक कविता के तौर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दशक के पश्चात
की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो किस दशक के बाद की जो कविताएं हैं उनको नई कविता के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है 50 के, 30 के, 40 के या 60 के। तो कौन से दशक के बाद की कविताओं को जो है नवीन कविता के रूप में संज्ञा दी गई है? तो वह है दोस्तों आपका 50 के दशक के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, क्या कहा गया है पंक्ति में? गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है अज्ञे की या रामविलास शर्मा की या दिनकर की या निराला की। तो जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों निराला की। किसकी पंक्तियां हैं? निराला की पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चलें, किसकी पंक्तियां हैं? तो हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चलें, ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है बच्चन की, रामविलास शर्मा की, दिनकर की या भगवती चरण वर्मा की। तो दोस्तों हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चलें, तो ये जो पंक्तियां कही गई हैं ये कही गई हैं भगवती चरण वर्मा की। तो भगवती चरण वर्मा की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और इसको आप जरूर नोट भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्तियां हैं? खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है पंत की, निराला की, रामचंद्र शुक्ल की या भगवती चरण शर्मा की। तो खुल गए छंद के बंध ये किसकी पंक्ति है? तो ये है दोस्तों पंत की। किसकी पंक्तियां हैं ये पंत की पंक्तियां हैं। खुल गए छंद के बंध ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये पंत की रचनाएं हैं, उनके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता कौन हैं? तो उर्वशी नामक जो चंपू काव्य है दोस्तों इसके रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है दिनकर, प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त या निराला। तो ये बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों और ये पूछा भी गया है प्रीवियस पेपर में। तो ये उर्वशी चंपू काव्य जो रचना है ये किसकी है दोस्तों? ये है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूप तरंग किसकी काव्य कृति है? तो रूप तरंग नामक जो काव्य कृति है वो किसकी है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शर्मा या पंत। तो रूप तरंग जो काव्य कृति है दोस्तों किसकी है? ये है दोस्तों रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है किसका कथन है? तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है ये कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी? तो जो कामायनी नामक रचना है दोस्तों उसको मानवता का रसात्मक का महाकाव्य किसने कहा था? तो ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या महादेवी। तो कामायनी नामक जो खंड काव्य है, कामायनी जो रचना है दोस्तों उसको मानवता का रसात्मक महाकाव्य किसने कहा था? तो ये कहा गया था दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने दोस्तों कामायनी को जो है रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो छायावाद का पतन जो रचना है वो किसकी है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, देवराज या रामविलास शर्मा या इंद्रनाथ मदान। तो छायावाद का पतन जो रचना है दोस्तों किसकी है? तो ये है दोस्तों देवराज की। छायावाद का पतन नामक जो रचना है किसकी है? देवराज की है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निरेखा किसकी काव्य कृति है?
तो अग्निरेखा नमक नामक जो काव्य कृति है वो किसकी है? ऑप्शन है वचन, दिनकर, महादेवी या प्रसाद। तो अग्निरेखा जो काव्य कृति है दोस्तों किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। ठीक है, महादेवी की है अग्निरेखा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अग्निरेखा जो काव्य कृति है वो किसकी है? महादेवी की है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। वन मिलन काव्य रचना के रचयिता कौन हैं? वन मिलन नामक जो काव्य रचना है इसके रचयिता कौन हैं? मोहनलाल महंतो वियोगी या आरती प्रसाद सिंह या उदय शंकर भट्ट या प्रसाद। तो वन मिलन काव्य रचना के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन हैं? वो हैं प्रसाद। प्रसाद की काव्य रचना है वन मिलन। ठीक है, तो वन मिलन जो काव्य रचना है इसके रचयिता कौन है? वो हैं प्रसाद हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निराला की तुलसीदास कृति की विधा क्या है? तो निराला की जो तुलसीदास कृति है उसकी वो कौन सी विधा में है? तो नाटक है, उपन्यास है, महाखंड काव्य है, महाकाव्य है। तो जो निराला की तुलसीदास कृति जो है वो किस विधा में है? वो है दोस्तों, वो है आपका खंड काव्य। ठीक है, तो खंड काव्य है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किस तरह का काव्य है? तो प्रिय प्रवास जो काव्य है दोस्तों किस प्रकार का है? जैसे राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, निर्गुण भक्ति काव्य है, सूफी काव्य है। तो प्रिय प्रवास जो काव्य है दोस्तों किस प्रकार का काव्य है? तो ये है दोस्तों आपका कृष्ण काव्य के रूप में। ठीक है, प्रिय प्रवास किसका कैसा काव्य है? ये कृष्ण काव्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 120। हुक्के का धुआं किसकी कविता है? तो हुक्के का धुआं नामक जो कविता है ये किसकी कविता के तौर पर जानी जाती है? तो हुक्के का धुआं नामक जो कविता है दोस्तों ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, प्रसाद या निराला। तो हुक्के का धुआं नामक जो कविता है दोस्तों किसकी है? ये है सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की ये कविता है हुक्के का धुआं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी तो एक तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो आप ज़रूर हमारे चैनल की ज्वाइन सेक्शन में जाके मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत आसान सी मेंबरशिप है। हिंदी प्रैक्टिस सेट की 190 सॉरी प्रैक्टिस सेट की 189 की है। और साथ ही हिंदी विशेष की जो क्लास है उसकी मेंबरशिप 199 रुपीज़ की है मात्र। ठीक है दोस्तों, आप महंगे महंगे कोर्सेज लेते हैं और उसके बाद प्रिपरेशन आपकी बहुत वीक होती है। यहाँ पर हम आपको विशेष क्लास के अंतर्गत रिवीजन क्लास करा रहे हैं और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट की क्लासेस करा रहे हैं जो आपके रिवीजन में जो है दोनों हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी चीज़ आपकी मिसिंग होगी वो यहाँ से आपकी रिवाइज हो जाएंगी और आपके प्रिपरेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आई होप आप सभी लोग हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे होंगे। और साथ ही वीडियो को आपने लाइक कर देना है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों के लाइक चाहिए होंगे। इससे केवल हमें मोटिवेशन मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।